हाँ, तो ये अपने वर्ल्ड पॉलिटी का पार्ट 3 है और इसके अंदर जो पिछले क्वेश्चन में 2 डाउट रह गए थे वो भी क्लियर हो जाएंगे, चिंता नहीं करें। हर डाउट जो आपका हर नेक्स्ट पार्ट में क्लियर होता जाएगा। बहुत ज़बरदस्त सेशन होने वाला है। समकालीन विश्व राजनीति, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, सारे चैप्टर रिवीजन है। ये दोनों क्वेश्चन जो आपके पहले उनकी बात करेंगे। एक तो पिछले सेशन में पार्ट 2 के अंदर 20वां क्वेश्चन जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये कहलाता है आसियान। क्या कहलाता है ये? आसियान कहलाता है। इसको टिक कर देना जो भी ऑप्शन था। स्थापना आसियान की आपको पता है 8 अगस्त 1967 को हुई थी, इस्टेब्लिश हुआ था ये, तो इसका आंसर आसियान है। इसको अपन जो है शायद उसमें कोई सार्क कर दिया होगा, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप आसियान वाले पे इसको टिक कर देना, ये मतलब उसका आंसर हो जाएगा। एक है 45वां क्वेश्चन, 1945 में कितने संस्थापक सदस्यों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे? तो 51 सदस्य थे, 51 मेंबर थे। ये भी दोनों क्वेश्चन अपने ठीक हो गए हैं। अब आज का पहला क्वेश्चन, वह निम्न में से किस देश को सुरक्षा परिषद में सीट मिली? भारत, श्रीलंका, रूस और अफगानिस्तान तो आपको पता ही है, किसी को भी नहीं मिली। रशिया को मिली हुई है परमानेंट या सिक्योरिटी काउंसिल में सीट। अगला क्वेश्चन देखो, यूएसएसआर में हुई समाजवादी क्रांति किस बात से प्रेरित थी? मतलब जो यूएसएसआर के अंदर सोशल रिवोल्यूशन हुआ था वो किस बात से प्रेरित था? वो था समाजवाद के आदर्शों तथा समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित था और पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध से प्रेरित था, है ना। बिल्कुल दोनों से इंस्पायर था, तो ए एंड बी बोथ, है ना। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा, निम्न में से कौन से देश को परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा मिला हुआ है कि ये कंप्लीट जो है वो न्यूक्लियर पावर कंट्री है? तो वो तो रशिया है, ठीक है ना, आप सबको पता ही है, ठीक है ना। रशिया जो है परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा है उसको। चौथा, सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी है? जो मतलब कि सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम की धुरी या मेन पार्टी कौन सी है? तो वह कम्युनिस्ट पार्टी है, यानी वो कम्युनिस्ट पार्टी इसका आंसर हो जाएगा। पांचवा, सोवियत संघ में अंतर्राष्ट्रीय करार और संधियां किसके नाम से होती थी? पता है ना आपको, रशिया के नाम से, क्योंकि रशिया उत्तराधिकारी था, मेन सक्सेसर था, तो जितने भी संधियां या ट्रेटी एग्रीमेंट्स होंगे, एग्रीमेंट्स या ट्रेटी होंगी, वो सब रशिया के नाम से होंगे। इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पिछले सेशन में भी शायद फर्स्ट में बात की थी, तो वो थी शॉक थेरेपी, ठीक है ना, यानी कि बिगेस्ट गैरेज सेल जिसे बोलते हैं अपन, ठीक है ना, वो शायद इसका नाम कुछ और था, वो अपन उस सेशन में लिखा है वो शॉक थेरेपी। अब शॉक थेरेपी की सबसे मुख्य मान्यता क्या है, मतलब उसकी हाईएस्ट रिकॉग्निशन क्या है शॉक थेरेपी का? तो ये मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा, मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप सार्वजनिक स्वामित्व होगा। तो ये दोनों ही बातें सही है। प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा क्या, या नहीं? तो ध्यान रखें, ये जो है ओनरशिप की बात करती थी, प्राइवेटाइजेशन की बात करती थी, ठीक है ना, तो इसका भी ध्यान रखना, इस सार्वजनिक की बातें नहीं करती थी। किस घटना का सोवियत संघ के विघटन में महत्वपूर्ण योगदान रहा? मतलब व्हाट इवेंट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन? मेन क्या मुद्दा था? प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन, जन विद्रोह के दमन और अफगानिस्तान पर आक्रमण, कम्युनिस्ट पार्टी का पतन, राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उबार, हाँ, द राइज ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट एंड डिजायर ऑफ सॉवरेनिटी, ये जो है इसका आंसर बिल्कुल सही है। 9वां देखो, चेचन्या व दागिस्तान किस देश के गणराज्य हैं, किसके रिपब्लिक है? वेरी इंपॉर्टेंट, चेचन्या और दागिस्तान कहां पड़ते हैं भाई? रशिया। 10वां देखो, युगोस्लाविया किस वर्ष, भाई युगोस्लाविया टूट गया था, किस वर्ष टूटा युगोस्लाविया? 1991 में टूटा। बाल्टिक गणराज्य, बाल्टिक गणराज्य क्वेश्चन आया हुआ है, बाल्टिक गणराज्य में कौन कौन से 3 देश पड़ते हैं? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति, यानी कि अपन बात करें लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन, तो वो अपने गोर्बाचेव थे, मिखाइल गोर्बाचेव। फिर 1991 में युगोस्लाविया निम्न में से, भाई अभी अपन पीछे बात की थी टूटा, तो किन देशों में टूटा? तो ध्यान रखना, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया, बिल्कुल उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द तीनों देशों के अंदर वो टूट गया। कब टूटा था युगोस्लाविया? तो युगोस्लाविया टूटा है, देखो ये रहा अपने 1991 में, और टूटा कितने देशों में? इन 3 देशों में, ठीक है। अगला देखो, शॉक थेरेपी के परिणाम क्या रहे, शॉक थेरेपी के रिजल्ट क्या रहे? माफिया वर्ग का उदय हुआ, अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई, 90% इंडस्ट्री प्राइवेट हाथों में चली गई, ठीक है। उपयुक्त सभी, पूरी की पूरी बातें बिल्कुल सही है। अगला देखो,
शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है? आघात पहुंचाकर उपचार करना, बिल्कुल, ट्रीटमेंट बाय ट्रॉमा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, बीच में से निकाला गया। आसियान के झंडे का वृत्त किसका प्रतीक है, किसका सिंबल है? प्रगति का, मित्रता का, यूनिटी का। बिल्कुल सही बात है, वो किसका है? एकता का है। निम्नलिखित में से जो देश आसियान का सदस्य हैं, भारत है क्या, मलेशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान? तो समझ में आ गई ना आपके, सिर्फ मलेशिया है, बाकी तीनों ही। नेक्स्ट देखो, आसियान का हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहां पर है? तो जकार्ता, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, कैपिटल है। बिल्कुल सही है। 19वां, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य है ही नहीं? उत्तरी कोरिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम। तो नॉर्थ कोरिया जो है वो आसियान का मेंबर नहीं है। 20वां क्वेश्चन देखो, भारत ने लुक ईस्ट की नीति कब अपनाई है ना? लुक ईस्ट का मतलब पश्चिम में देखो वाले 1991 में, 1991 में। 21वां देखो, निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के परिणाम स्वरूप यूरोपीय समुदाय का नाम बदलकर यूरोपीय संघ कर दिया गया? ऐसी कौन सी वो संधि थी? तो वो थी मास्ट्रिस्ट संधि। कौन संधि थी? मास्ट्रिस्ट ट्रीटी थी, जिसके तहत ये काम हुआ। ये खाली जगह है भाई, रिक्त स्थान आपको भरने हैं। कि 1962 में भारत और चीन के बीच में, 1962 में भारत और चीन के बीच में अरुणाचल और लद्दाख को लेकर सीमावर्ती या मध्यवर्ती लड़ाई हुई थी। ये बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को लेकर, चाइना और इंडिया के बीच में 1962 के अंदर। ठीक है ना। अगला आपके मैच द फॉलोइंग है। इस तरफ आपके आंसर लिखे हुए भी, आप आराम से मैच कर सकते हो। आसियान की स्थापना देखो, ध्यान रखो, आसियान की स्थापना 1967 के अंदर, 1967 के अंदर आसियान की स्थापना हुई थी। आपने पढ़ा भी था भी 8 अगस्त को। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट यूरोप ऑफ द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। तो इसकी आंसर हो जाएगा 1948। ठीक है ना। ये रहा, फर्स्ट में सी है, सेकंड में ए है, थर्ड में डी है। यूरोपीय परिषद की स्थापना 1949 के अंदर। ठीक है। और यूरोपीय संघ की स्थापना आपकी हो जाएगी 1992 के अंदर। तो ये कुछ बातें हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इधर इंग्लिश भी लिखी हुई, इधर हिंदी लिखी हुई, दोनों को इधर आपस में मैच करा देना। वेरी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बढ़िया फैक्ट है, 4 एक साथ फैक्ट है। फिर है कि आसियान क्षेत्रीय मंच के कामों में सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल करना शामिल है। यानी कि कोऑर्डिनेटिंग द सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी को इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है आसियान के रीजनल में। ठीक है ना। OECD का पूरा नाम क्या होता है भाई? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। 26वें क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन से कारण पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के लिए जिम्मेदार हैं? तो सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा, सेना समर्थक समूह का मजबूत होना। बिल्कुल सही बात है, 2 ही मुख्य कारण है पाकिस्तान के अंदर। आज पाकिस्तान नहीं उभर पाता है, चलते अभी भी हालत खराब है पाकिस्तान की। आपने सुना होगा इलेक्शन में बहुत ज़्यादा हालत खराब है, क्योंकि पर सैनिक, धर्मगुरु, भूस्वामियों का वर्चस्व बना हुआ है। कोई वहाँ पर कोई सिस्टम, नियम, कायदे है ही नहीं। साफ्टा का पूरा नाम दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है। 28वां क्वेश्चन, अंग्रेजी राज के समय किन क्षेत्रों में विभाजित हिस्सों से पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया? यानी ईस्ट पाकिस्तान जो बना था वो बंगाल और असम। ठीक है ना, इनसे अलग हुआ, बना। श्रीलंका में जातीय संघर्ष किस मांग को लेकर हुआ? श्रीलंका में आपको पता है सिंहली और तमिल भाषी लोग रहते थे, तो श्रीलंका की जो तमिल है उन्होंने कहा था कि हमें तमिलों के लिए एक अलग राष्ट्र बनाने की बात उन्होंने कही, और इसी को लेकर श्रीलंका में जातीय संघर्ष हुआ। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कब आया? ये आया आपके 2006 में, 1 जनवरी 2006 को। 31वां क्वेश्चन, दक्षिण एशिया के देशों में सबसे पहले किस देश ने अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया, लिबरलाइज किया अपनी इकोनॉमी का? तो वो देश था भाई श्रीलंका। कौन था? श्रीलंका। 31वां क्वेश्चन है, 31वां में क्या जाएगा? सी। 32वां देखिए, ये आ गया सार्क का पूरा नाम। ठीक है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। बिल्कुल सही बात है, ए इज करेक्ट आंसर। बांग्लादेश भारत की किस नीति का हिस्सा है? बताओ, लुक ईस्ट या एक्ट ईस्ट, लुक नॉर्थ और एक्ट साउथ? आगे पढ़ने की जरूरत थोड़ी है, लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट का। ठीक है ना। अगला देखो,
1998 में भारत ने खाली जगह में परमाणु परीक्षण किया। ये पोखरण जो कि हमारे जैसलमेर का हिस्सा है, ठीक है ना, जैसलमेर जो जिला पड़ता है राजस्थान का, वहाँ जैसलमेर में जगह पड़ती है पोखरण, वहाँ पर 1998 में जो है परमाणु परीक्षण किया गया। दक्षेज का प्रथम सम्मेलन निम्न में से किस देश में हुआ? फर्स्ट समिट जो हुआ दक्षेज का वो हुआ बांग्लादेश के अंदर। कहाँ पर हुआ? बांग्लादेश के अंदर हुआ। शीत युद्ध के पश्चात दक्षिण एशिया में किस देश का प्रभाव बढ़ा? जब कोल्ड वॉर हुआ उसके बाद में किस देश का थोड़ा प्रभाव बढ़ा? तो वो बढ़ेगा अमेरिका का, ठीक है ना, यूएसए। फिर दक्षेज की स्थापना का विचार किसने प्रस्तावित किया? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउल रहमान। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य मेंबर नहीं? पूछा नोट मेंबर और मेंबर, ध्यान रखना, मालदीव है, नेपाल, अफगानिस्तान है, लेकिन म्यांमार नहीं है। लो 40वां क्वेश्चन देखिए, 40। ताशकंद समझौता जो हुआ था, ताशकंद समझौता का संबंध जिससे है वह है, तो वो है भारत पाक युद्ध 1965। सही बात है ना? बिल्कुल। आगे बढ़ो। ताकतवर देशों की दिलचस्पी संयुक्त राष्ट्र संघ में होने की क्या वजह है? जितने भी ताकतवर देश है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के पास में, मतलब जाने की क्या वजह है, तो उनके पास में क्या है? बेसिकली वीटो पावर है। अगला क्वेश्चन खाली जगह टाइप है कि मानवाधिकार की रक्षा में सक्रिय दो स्वयंसेवी संगठन है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, अपने जो प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन राइट्स को। एक तो है एमनेस्टी इंटरनेशनल और दूसरा ह्यूमन राइट वॉच। जबरदस्त छपने वाला प्रश्न। 43, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का कितना हिस्सा निवास करता है पूरी विश्व का? तो 1/5वां भाग, ठीक है ना। फिर है निम्नलिखित संगठनों में से स्वयंसेवी संगठन कौन सा है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट वॉच और अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। सारे की ए और बी है, लेकिन ये नहीं है भाई, ठीक है ना, ये नहीं है, सी नहीं है, ए और बी तो है। चलिए अगला, 29 जुलाई 2016 तक विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य हो चुके थे? 45वां क्वेश्चन। तो कुल मिला के हो गए थे 164 मेंबर, 164। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य थे 5 और अस्थायी सदस्य थे 10, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 तो स्थायी है, 10 अस्थायी है। इजराइल ने लेबनान पर कब हमला किया? फैक्ट है, अपने पूरी थ्योरी एक एक लाइन पढ़ी है। तो 2006 तो था, लेकिन कौन सा महीना? गर्मी का जून महीना। 48वां, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? गुटेरस है, पहले भी ले चुके क्वेश्चन तो खैर। 49 देखो, 12 अप्रैल 2016 की स्थिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF में कितने सदस्य हैं भाई? 189। ये लग चुका अर्धशतक। 50 पूरी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का चुनाव वो करती है जनरल असेंबली आम सभा, तथा सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद में पूर्ण बहुमत द्वारा किया जाता है। 51, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रितानी प्रधानमंत्री चर्चिल ने अटलांटिक चार्टर पर कब सिग्नेचर किए? अगस्त 1941 को। 52वां क्वेश्चन, 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या कितनी थी? 2011 की बात चल रही है, मतलब यूनाइटेड नेशन में मेंबर कितने थे? तो वो थे 193, 193 थे। 53वां देखो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हैग में, वेरी इंपॉर्टेंट है। और संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में, भारत है ना, वो संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? ये पूछ रहा था 1945, लेकिन 30 अक्टूबर। 55वां देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है, बताओ? 24 अक्टूबर को, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर है ना, अक्टूबर है। अपने इलाके को अधिक स्वायत्तता दिए जाने की मांग करने वाले समूह का उद्देश्य को आप निम्नलिखित में से कौन सा दर्जा देंगे? अपने इलाके को अधिक देना, तो उसको अपन सुरक्षा का अपारंपरिक देंगे या पारंपरिक देंगे? ये दो ऑप्शन आपके सामने है। या फिर खतरे की स्थिति नहीं है, कौन सा देंगे बताओ? अगर अपने इलाके को ज्यादा स्वायत्त, इसमें क्या खतरे की स्थिति? कोई खतरे की स्थिति नहीं है। अपने पीछे पढ़ा भी था आपके पास में, अपारंपरिक, पारंपरिक खतरे की, 3 में से छांटना होता है। बुक का क्वेश्चन है, अपने पीछे वाले जो क्वेश्चन होते हैं, तो नॉट ए थ्रेट में आता है ये, क्योंकि अपने इलाके में हर कोई उसको बढ़ाना ही चाहता है, उसको अलग से देखना चाहता है। निम्न में से खतरे का नया स्रोत क्या? आतंकवाद है, निर्धनता है और शरणार्थी, बिल्कुल रिफ्यूजी, सारी की सारी प्रॉब्लम है।
जो खतरे का निशान है। मानवता की रक्षा में व्यापकतम नजरिए में किस बात पर जोर दिया गया है? अगर अपने ह्यूमनिज्म की रक्षा करनी है तो क्या करना चाहिए? तो हमें करना चाहिए अभाव से मुक्ति तथा भय से मुक्ति। बिल्कुल सही बात है। फ्रीडम फ्रॉम वांट एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर। 59 देखो, चिकनगुनिया बोल दो चाहे डेंगू बोल दो, एक ही बात है। उस बुखार का प्रसार को आप निम्नलिखित में किसी में देंगे? वो अपारंपरिक सरोकार में आता है भाई, ठीक है, नॉन ट्रेडिशनल में आता है ये डिजीज वगैरह फैलना, ठीक है। 60वां क्वेश्चन, 60वां की सुरक्षा की अपारंपरिक यानी नॉन ट्रेडिशनल धारणा को मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा कहा जाता है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला, वैश्वीकरण के किस प्रभाव को देखते हुए इस बात का भय है कि ये प्रक्रिया विश्व की संस्कृति को कभी भी खतरा पहुंचा सकती है? तो वो है कल्चर। हमारा संस्कृति खत्म हो जाएगी इस तरीके से, तो कल्चर खत्म। निम्न में से कौन से उदाहरण है वैश्वीकरण ने हमारे खाने पीने की आदतों को प्रभावित किया? वो कौन से उदाहरण है? कोका कोला, बर्गर, ये सब हमारे खाने पीने की वेस्ट पूरे सिस्टम को बिगाड़ दिया है। ये वैश्वीकरण के उदाहरण है, पहले ऐसे सब नहीं थे। एक उदाहरण की सहायता से दर्शाइए कि वैश्वीकरण ने भारत में परिधान संस्कृति को प्रभावित किया है। जो कल्चरल क्लोथिंग, बिल्कुल नीली जींस के ऊपर खादी कुर्ता पहनना, ये हमारा पहले पहनावा नहीं था। वियरिंग ए खादी कुर्ता और ब्लू जींस। देखो, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस प्रकार की आर्थिक नीति अपनाई गई? तो अपनाई गई संरक्षणवाद की नीति, पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, है ना, कि हमें प्रोटेक्शन करना है, संरक्षणवाद बचाना है, ठीक है ना, करना है। शोक थेरेपी का नाम दिया विश्व बैंक ने और IMF, दोनों ने। बिल्कुल सही बात है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की फुल फॉर्म है। शोक थेरेपी के संदर्भ में महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत कम करके आंकड़े तथा उन्हें औने पौने दामों बेचने को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल। अगला देख, नेक्स्ट है, मध्य एशियाई गणराज्य किस कारण से बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बने? तो अकादमिक बौद्धिक कारणों हेतु, व्यापार करने हेतु, सैन्य ठिकाना बनाने हेतु, हाइड्रोकार्बनिक संसाधनों का विशाल भंडार होने के हेतु। तो ध्यान रखें, मध्य एशियाई गणराज्य जो बने वो भंडार भी थे किसके? हाइड्रोकार्बनिक संसाधनों के, ठीक है ना, ये सही है। 70वां, सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे? तो सारे ही थे भाई, राजनीतिक आर्थिक भी थे, लोगों के पिछड़ेपन की पहचान भी थी, सभी के सभी जो है ना, ये अपन पहले भी ले चुके, ऑल ऑफ द अबव, ये सोवियत संघ के विघटन के कारण थे। भारत रूस के लिए महत्वपूर्ण देश है, क्यों? क्योंकि भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। बिल्कुल, भारतीय सेना को अधिकांश सैनिक सज्जो सामान रूस देता है और भारत तेल आयातक देशों में से भी एक है। उपयुक्त सभी, इसलिए रशिया के लिए हम इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए रशिया इंपॉर्टेंट है। अगला, सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे? गोरबाचेव के समर्थन की समाप्ति, राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता का ज्वार, परमाणु व सैन्य सामान का अधिक व्यय। बिल्कुल सही बात है, उपयुक्त सभी सारी बातें सही है, ऑल ऑफ द एबव। ये जो है मेन सोवियत यूनियन के टूटने के कारण थे। सोवियत संघ ने किन मशीनरी संयंत्रों के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता दी? तो वो था भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम के लिए इस्पात कारखाने। सभी के सभी ऐसे थे जहां पर जो है ना सोवियत संघ ने मशीनरी संयंत्र आर्थिक सहायता दी थी, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। 74 देखो, भारत और सोवियत संघ के निम्न में से किन क्षेत्रों के संबंध थे? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज डिड इंडिया एंड सोवियत यूनियन हैव रिलेशन? तो हमारे आर्थिक भी थे, राजनीतिक भी थे और सैन्य और संस्कृति भी थे, ठीक है ना। तो ये उपयुक्त सभी के सभी हमारे रिलेशन जो हैं वो बिल्कुल सोवियत और भारत के, सोवियत संघ और भारत के थे। 75 है, भारत को रूस से संबंध रचने से क्या फायदे हैं? कश्मीर विवाद, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान, पश्चिमी एशिया में पहुंच। बिल्कुल, ये सारे कारण है, मेन फैक्टर हैं। 75 है अपना 75वां क्वेश्चन, जिसमें हमें भारत और रशिया के संबंध रखने से ये हमारे लिए फायदे हैं। 76 देखो, निम्न में से किस वर्ष भारत का पाकिस्तान से संघर्ष हुआ? मतलब किस वर्ष पाकिस्तान से लड़ाई? ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1971 की लड़ाई। 77 देखो, भारत में जब विदेशी मुद्रा की कमी थी तब किसने रुपए को माध्यम बनाकर भारत के साथ व्यापार किया? तो वह था सोवियत यूनियन, ठीक है ना। 78 देखो, 2001 के भारत रूस सामरिक समझौते के अंक के रूप में भारत और रूस के बीच कितने द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए? तो ऐसे दस्तावेज थे भाई 80, ठीक है ना।
79 देखो, रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता घोषित कब की? रशियन पार्लियामेंट डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम सोवियत यूनियन, तो वो की थी जून 1990, 1990। 80वां क्वेश्चन, मार्च 1990 में स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य कौन सा बना? लिथुआनिया, एस्टोनिया, लताविया, यूक्रेन, तो बना वो लिथुआनिया। 81 देखो, वैश्विक तापवृद्धि से समुद्र तल 2 मीटर ऊंचा उठने पर बांग्लादेश का कितना प्रतिशत है जलमग्न होने का खतरा है? ठीक है ना, तो वह लगभग 20%, 2 मीटर ऊंचा उठते ही 20% जो है ना हिस्सा जो है बांग्लादेश का वो डूब सकता है। 82, देश की सशस्त्र सेना को आलोचनात्मक नजर से देखने वाला अखबार को आप निम्नलिखित में से कौन सा दर्जा देंगे? ये दर्जा देने वाली क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्या है कि आपको पता है कि न्यूज़पेपर वगैरह ये खतरे से बाहर है, क्योंकि ये स्वतंत्र है, ये किसी भी चीज़ को आलोचना कर सकते हैं, अच्छी बात बता सकते हैं, तो ये स्वतंत्र है। इसलिए निम्न में से 1990 के दशक के उत्तरार्ध में किस देश में मेडकाऊ बीमारी फैल गई थी? मेडकाऊ एक महाबीमारी थी, अपने बात भी की थी उस टाइम पर, तो ये फैल गई थी ब्रिटेन में। ठीक है ना। 84, मानवाधिकार को कितनी कोटियों में, मतलब ह्यूमन राइट जो उसको हाउ मेनी कैटेगरी, कितनी कोटियों में रखा जा सकता है? तो तीन है ना, क्योंकि मानवाधिकार को कितनी कोटियों में रखा जा सकता है? तो 3 कोटियों में रखा जा सकता है। भारत के किस प्रधानमंत्री ने एशियाई एकता, अनौप वैश्वीकरण और निशस्त्रीकरण के प्रयासों की हिमायत की या फिर जिनकी बात करी? तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 86, देवस्थानों को मेघालय में, अपन राजस्थान पढ़ लिया था, हर देश में अलग अलग कहते हैं, तो मेघालय में क्या कहते हैं? लिंगदो, थान या देवभूमि कहते हैं क्या? बताओ, या फिर काव कहते हैं? तो ध्यान रखना, देवस्थानों को मेघालय में कहा जाता है लिंगदो, मेघालय में। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। 87, विश्व के निर्जन क्षेत्र का 26% हिस्सा किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो आता अंटार्कटिक में ना, बर्फ ही बर्फ है वहां पर। फिर इस महाद्वीप पर 1980 के दशक के मध्य में ओजोन छिद्र की खोज की गई थी, ओजोन होल की, तो वह यूरोप। कौन सा महाद्वीप है? यूरोप है या अंटार्कटिका है? अंटार्कटिका होना चाहिए, अंटार्कटिका होगा, अंटार्कटिका महाद्वीप है। ठीक है ना, आइस पूरा बर्फ वाला। पर्यावरण ह्रास का परिमाण निम्न में से है, यानी कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज अ रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग: उपजाऊ जमीन का ह्रास, जलवायु जलराशि में कमी, उन पर्यावासों का विध्वंस जो बिल्कुल सभी के लिए। ठीक है ना, डी इज करेक्ट आंसर। 90 देखो, देवस्थानों को केरल में क्या कहते हैं? देखो, केकड़ी, ओरान, जहेरातान, सरना, लिंगदो सब हो गया, काव बचा, तो केरल में भी क्या आता है? काव में भी क्या आता है? क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन निम्न में से किस देश में हुआ क्योटो प्रोटोकॉल? तो ये जापान में हुआ। ठीक है। 92, फिलीपींस के कई समूह और संगठनों ने मिलकर एक ऑस्ट्रेलिया बहुराष्ट्रीय कंपनी जिसका नाम क्या है? वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन, इसकी जो है इसके खिलाफ अभियान चलाया था। धरती के वायुमंडल में से जिस गैस की मात्रा लगातार कम हो रही है वह ओजोन गैस। ठीक है ना, कमी आ रही है इसमें लगातार। 1980 के दशक की शुरुआत में इनमें से कौन सी नदी दुनिया के पहले बांध विरोधी, जो क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं अपन, आंदोलन से जुड़ी विश्व की, लेकिन बात की पूरे देश की नहीं पूरी दुनिया की, तो वह है फ्रैंकलिन रिवर, ऑस्ट्रेलिया। फिर है वैश्विक संपदा की सुरक्षा के संदर्भ में की गई संधि। बात अपन वैश्विक संप्रदाय कर रहे हैं तो वह मास्टिल संधि है, मास्टिल कोड, मास्टिल नेचर, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी ले चुके। स्वदेशी लोगों की विश्व परिषद का गठन कब किया? द वर्ल्ड काउंसिल इंडिजिनस पीपल्स, इसका कब किया गया? अपने 1975 में किया गया। 97 क्या है? यूएनईपी का पूरा नाम, यूएनईपी का इंग्लिश देखते ही पता चल जाएगा आपको, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण। नेक्स्ट देखो, देवस्थानों को उत्तराखंड में क्या कहते हैं? 99 है ये, लिंगदो, काव, थान या देवभूमि। ध्यान रखना, ये कहते हैं थान या देवभूमि। ठीक है ना, इसका थोड़ा राजस्थान से रिलेटेड नाम आपको नजर आ रहा होगा, ये केरला में कहते हैं। ठीक है ना, ये चीज। और ये क्वेश्चन लास्ट देख लो, स्थलीय हिम का 90% हिस्सा और धरती पर मौजूद स्वच्छ जल का 70% हिस्सा कहाँ मौजूद है? तो वह अंटार्कटिका। ठीक है ना, जो अपन पूरी इंग्लिश में भी चैप्टर पढ़ रखा है। तो ये था भाई आज का सेशन। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो इसका एक लास्ट पार्ट और आएगा, उस लास्ट पार्ट के अंदर अपन उसमें जो भी कोई डाउट वाला पोर्शन होगा उसको अपन जोड़ देंगे। फिर अपने इंडियन पॉलिटी तो वैसे ही कंप्लीट है, वर्ल्ड पॉलिटी भी कंप्लीट
हो जाएगी। ठीक है ना, तो कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, उस कमेंट का सलूशन नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके।